टू ऑल। आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास 11th की, प्रबल बैच की क्लास नंबर प्रबल बैच हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड इसमें हम लोग क्लास 11th का सिलेबस कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th का। और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड हमारा जिसका पार्ट है वो है पार्ट नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बोर्स मॉडल की इम्पॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेज। इम्पॉर्टेंस हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज हर मॉडल ऑफ एटम जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो ऐड कर देता था। जैसे कि हमने पहले थॉमसन मॉडल पढ़ा, उसके बाद में हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। तो रदरफोर्ड ने एक चीज़ ऐड की कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, हैवी है समथिंग और बहुत छोटी सी जगह में है। तो उसने ये चीज़ ऐड की कि वो हैवी है और सेंटर में है एंड पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसके बेसिस पे ही आगे उसको जब वो चीज़ें जस्टिफाई हो गई तो उसके बाद में आगे स्टडीज़ की गई। इसी तरह से बोर्स मॉडल ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की थी एंड उसे कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो जब भी कोई मॉडल दिया जाता है या कोई भी थ्योरी दी जाती है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, या जो साइंटिस्ट जो है बाकी साइंटिस्ट उससे उस थ्योरी से रिलेट नहीं करते हैं तो उसको वो डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स या लिमिटेशन जिनको कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस क्या थी। बोर्स मॉडल ने जो बताया, हमें मॉडल एक्सप्लेन करा, उसने चीज़ें एक्सप्लेन की, उसमें क्या कमी थी और क्या बेनिफिट्स थे। तो पहले बेनिफिट्स की बात करेंगे, ठीक है? क्या वैल्यू ऐड किया उसने। तो पहला हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। पहले वैल्यू की बात कर लेते हैं कि क्या उसने वैल्यू ऐड की। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है, एंड इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि आपसे ये इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए या फिर आपसे डिसएडवांटेज या लिमिटेशन पूछ ली जाए। आपसे स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो इसके क्या है कि वो लिमिटेशंस में इंक्लूडेड है, वो भी मैं कराऊंगी आपको। एंड बेनिफिट्स में ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कैसे एक्सप्लेन हुआ, ये पॉइंट कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, आप इसका क्या रीज़न देना चाहोगे, इस टाइप से। तो जैसे रदरफोर्ड मॉडल में सेंटर में न्यूक्लियस है और हैवी है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके लिए उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे बम्बार्डमेंट किया जा रहा था तो इतने सारी रेडिएशन तो सीधी सीधी चली गई, बट सिर्फ एक थी आउट ऑफ 20,000 जो बाउंस बैक हुई एग्जैक्टली सेम एंगल से। तो उसके लिए उसने रीज़न दिया कि वो एक रिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब बहुत थोड़ी सी जगह में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देयर आर द फैक्ट्स जिनके बेस पे ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे बोर्स मॉडल ने क्या चीज़ें ऐड की, क्या इंपॉर्टेंस ऐड की, उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ ही एक्सप्लेन्ड या ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कह सकते हैं कि एटम स्टेबल होता है, उसके बारे में उसने बातें बताई। कैसे बताई उसके बारे में लिखेंगे, ही एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आपने पढ़ा था रदरफोर्ड्स के जो लिमिटेशंस थे वहाँ पे कि मैक्सवेल थ्योरी आई थी, ठीक है? जब मैंने आपको नहीं पढ़ाया ये, बट आपने रदरफोर्ड्स मॉडल की लिमिटेशन पढ़ी होंगी। तो वहाँ पे क्या लिमिटेशन थी कि एक मैक्सवेल साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो रिवॉल्व करता है, तो अगर वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन और सेंटर में है न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते धीरे धीरे उसका रेडियस कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी और वो आके सेंटर में फॉल कर जाएगा और इस तरह से जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? कोलैप्स, एंड इसकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम्प्लीटली चली जाएगी और एटम इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये रदरफोर्ड ने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बट यहाँ पे उसने क्या पॉइंट बोला, क्या चीज़ एक्सप्लेन की जिससे एक चीज़ रूल आउट हो गया, ये फैक्टर रूल आउट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे उसने क्या बोला वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पे बोर्स ने एक्सप्लेन किया, बोर मॉडल जो है उसमें पॉइंट एक्सप्लेन किया जाता है कि ये स्टेबल इसलिए है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, जिस शेल में, जिस एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है और उसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता है। जब वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है तो उसी वजह से
उसी वजह से क्या हो रहा है कि जब वो एनर्जी ही रिलीज़ नहीं कर रहा है तो वो स्टेबल है, वो घूमता रहेगा अपने ऑर्बिट पर और वो स्टेबल रहेगा, एटम पूरा कोलैप्स नहीं करने वाला है। तो ही क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिलीज एनर्जी when it dissolves. He explained that electron do not release energy when it dissolves लिख रही हूँ, 12th का चैप्टर याद आ रहा है, revolves around the nucleus, ठीक है। तो डू नॉट रिलीज एनर्जी रिलीज नहीं करता है, एंड एक ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है। इन वन ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन फिक्स्ड। तो वो एनर्जी रिलीज या एक्सेप्ट नहीं करेगा जब वो एक ही ऑर्बिट के अंदर होगा। और उसने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ऐसा कब होता है, एनर्जी का एमिशन या रिलीज़ करना या एब्जॉर्ब करना कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करते हैं, डिफरेंट लेवल में जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट जो है एक्सप्लेन किया गया था किसके थ्रू, ये पॉइंट एक्सप्लेन किया गया था बोर्ड्स के थ्रू, जिस पॉइंट ने वैल्यू ऐड किया कि एटम जो है वो इस को फॉलो नहीं करता है, एटम ऐसा नहीं करता है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर मॉडल में सेकंड पॉइंट हमारा है कि उसने किस चीज़ के बेसिस पे एक्सप्लेन करी थी सारी चीज़ें। उसने एक्सप्लेन करी थी कि उसने बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब मूव करता है, सारी चीज़ें ट्रांजिशंस होती हैं तो स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि रेनबो का हम लोग अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं, रेनबो का डिस्पर्जन होने के बाद प्रिज्म से, तो हमें पता लगेगा कि उसमें 7 कलर्स हैं और 7 कलर्स से मिलकर के वाइट लाइट बनी हुई है, और जो 7 कलर्स थे वो आपस में क्या हो रहे थे, मर्ज हो रहे थे। तो इसका मतलब वो स्पेक्ट्रा जो था कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा था। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई थी। इसी तरह से उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा दिया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में स्टूडेंट्स उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, बट जो सैंपल लिया उसमें तो बहुत सारे एटम्स होंगे, एक ही एटम तो लिया नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे एटम्स के अंदर। तो उनकी ट्रांजिशंस नोट करी गई। तो उसने ट्रांजिशंस बताया कि अगर हीट किया जाता है एटम को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और फिर वापस आता है। तो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो जाएगी स्पेक्ट्रा के अंदर। तो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्रांजिशंस को भी साथ में, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को क्या किया उसने, ये चीज़ कहा। ही एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जिसमें क्या होता, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1 हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में आपका हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो ही एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये चीज़ हो गई है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में क्या चीज़ें एक्सप्लेन हुई। इसमें एक्सप्लेन क्या हुआ था, ट्रांजिशंस, बेसिकली ट्रांजिशंस एक्सप्लेन करी गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ जाता है, ठीक है बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ जाता है। बट जब वो वहाँ से उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आया, हीट करने से आया, या फिर कहाँ से आया, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक आर्क देने से आया, ठीक है। अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी हटा दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ तो रहेगा नहीं एक्साइटेड स्टेट में, उसका वो नेचर नहीं है, उसको वापस आना है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो उसी
एनर्जी को रिलीज करेगा एज लाइट, ठीक है, उसी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जितनी भी ट्रांजिशंस होंगी इस तरह से, जिस लेवल से वापस आया जाएगा उतनी ट्रांजिशंस होंगी, उतनी ही लाइन फॉर्म होंगी, लाइन ऑब्टेन्ड ऑन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एंड इस एक्सप्लेनेशन से जो अदर साइंटिस्ट थे वो क्लियरली उसको समझ रहे थे, उन्होंने उस चीज़ को अप्रूव किया कि हाँ भाई दे आर सेटिस्फाइड विद दिस थ्योरी, विद दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अदर साइंटिस्ट were satisfied with this explanation। तो उनके इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो उन्हें सही लग रहा था और वो मान रहे थे कि भाई जो कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट है बोर ने बताया है वो सारी चीज़ें सही बताई हैं, तो उसका ये पॉइंट कन्विंस कर लिया गया था, मान लिया गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स उसने ऐड किए, 2 वैल्यूज़ उसने ऐड की। अब चलते हैं लिमिटेशंस की बात करते हैं कि क्या लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस ज़्यादा थे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं limitations of Bohr's model। बच्चों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे जो ग्रुप में एडेड हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इवन कुछ बच्चे तो मुझे होमवर्क भी रेगुलरली सेंड करते हैं कि मैम मैंने होमवर्क करा है, डेली बेसिस पे होमवर्क जो मैं बताती हूँ रीड करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बच्चे डेली सेंड करते हैं मेरे को। उसमें 2 बच्चों के नाम याद हैं, एक बच्ची है मुस्कान और एक है आदित्य। ये 2 बच्चे हैं जो मुझे रेगुलरली फीडबैक देते हैं और वो साथ साथ पढ़ते भी हैं एंड जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो स्टूडेंट्स अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे, होमवर्क भी करेंगे एंड पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, उनके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एंड मैंने ये भी कहा था कि आपको गिफ्ट भी जाएगा मेरी तरफ से, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो और बच्चे भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो मेरी स्ट्रैटेजीज़ को और होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ डू सेंड मी ऑन द टेलीग्राम आईडी, मैंने दे रखी है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी का जो आईडी है मेरी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट मेरा बेसिक एम यही है बच्चों कि आप पढ़ाई करो, है ना। आपको मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखो आपकी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। कोई आपसे कुछ भी छीन सकता है, आपके पैसे छीन लेगा, आपसे कोई भी किसी तरह से चीट कर सकता है, बट आपकी जो नॉलेज है ना आपके पास, उसको कभी कोई छीन नहीं सकता, किसी भी तरह से कोई इसका गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर हार्ड वर्क। पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, ये तो शुरुआत है लाइफ की। लोग कहते हैं, आपको पेरेंट्स कहते हो बेटा 11th-12th में अच्छे से पढ़ लो फिर तो कॉलेज आ जाएगा, फिर तो मज़े ही मज़े हैं लाइफ में। ऐसा नहीं होता है। 11th-12th शुरुआत है। 11th-12th में जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत करोगे आगे लाइफ में, एंड दिस इज़ डैम ट्रू। कैसे कॉलेज के लिए आप लोग इतनी फ़ाइट करते हो, कहाँ कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा सारी चीज़ें, उसके बाद में आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत फ़ाइट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप जिस कॉलेज में भी जाओगे, अगर आप 90% वाले स्टूडेंट हो तो बच्चे उस क्लास में और भी स्टूडेंट्स 90% वाले ही बैठे होंगे, बिकॉज हर कॉलेज में कट ऑफ वाला सीन चल चुका है परसेंटेज बेसिस, एंड कट ऑफ परसेंटेज नहीं है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अच्छे बच्चे ही पहुंच पाते हैं अच्छी जगह पे ना, आपको वहीं पहुंचना है जहां और बच्चे भी अच्छे हों, राइट। क्योंकि कंपटीशन कहाँ से आएगा जब आप अच्छे बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाई करोगे। तो आपको वहाँ पहुँचना है, फिर एग्ज़ाम्स देने हैं, फिर जॉब के लिए लगोगे, आप अपने आपको करियर अपना सेट करने लगोगे। तो मेहनत जो है ना वो अभी शुरू हुई है बच्चों। 11th-12th आपको ये सिखाता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को जो है वो अपने अकॉर्डिंग आपको उसके से ढल जाना है, ठीक है ना। तो ये आपका लाइफ लेसन है पढ़ाई करना, ठीक है। आप दूसरों को तो हम कह देते हैं भाई करप्शन है, नेता लोग काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। बेटा हर कोई अपने तरफ से अच्छा काम करता है। अगर आप स्टूडेंट होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो आप भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप भी करप्शन कर रहे हो। तो अगर जो जिसका काम जो अलॉटेड है ना वो ढंग से नहीं करेगा तो अपनी जगह गलत है। तो आप स्टूडेंट हो, अगर अपना काम आप ढंग से नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स तो पे कर सकते हैं ना, सिर्फ बुक्स खरीदवा के दे देंगे आपको, नोट्स खरीदवा के दे देंगे आपको स्कूल भेज देंगे अच्छे स्कूल में, आपको सारी कंडीशंस लाने की कोशिश करेंगे जो आप मांगोगे,
बट अल्टीमेटली आपकी ट्यूशन्स की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस भर देंगे, ठीक है, बट अल्टीमेटली पढ़ाई आपको करनी है। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी रियलिटीज़ हैं जो मैंने बताई। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करो, अच्छे से पढ़ोगे तभी कुछ लाइफ में आगे अच्छा बन पाओगे, है ना। तो जो बनना चाहते हो, जो लाइफ में गेन करना चाहते हो, हर चीज़ पढ़ाई पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल पे। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल में पहला पॉइंट है अब मैंने आपको ये बताया प्लस पॉइंट में कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा उसने, ठीक है, प्लस पॉइंट है भैया। पर बाकी क्यों नहीं करे, बाकी एटम्स का स्पेक्ट्रा क्यों नहीं एक्सप्लेन करा गया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ना। क्योंकि हाइड्रोजन ही सिर्फ एक एलिमेंट तो है नहीं, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो है वो एक्सप्लेन तो कर दिया, बट बाकी इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रा बाकी एटम्स का स्पेक्ट्रा नहीं उसने स्टडी किया, नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो वो उसका ड्रॉबैक बन गया। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, he was not able to explain spectra of other elements। और कौन से एलिमेंट्स? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या रीज़न रहा होगा इसका, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बच्चों इसका रीज़न ये रहा कि जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहाँ पे ट्रांजिशन भी बहुत सारी होंगी। जब ट्रांजिशन बहुत सारी होंगी तो लाइंस बहुत सारी बनेंगी जिसको एक्सप्लेन नहीं करा जा सका, या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉजिक्स थे उस टाइम पे प्रेजेंट जो लोगों ने दे रखे थे वो सफिशेंट नहीं थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, वहाँ पे ट्रांजिशंस ज़्यादा होती हैं, ट्रांजिशंस हाई एंड मोर नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रा। इसकी वजह से क्या हो गया, जो स्पेक्ट्रा बना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड, और वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, या उस टाइम जो जितने लोगों को लॉजिक्स पता थे उसमें वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, अनेबल टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक में आ जाता है कि उसने बाकियों का एक्सप्लेन नहीं करा, या जो उसने लॉजिक्स दी वो बाकियों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट इज ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द मोर नंबर ऑफ लाइंस, बहुत ही फाइन लाइंस, बहुत पास लाइंस आ गई थी, ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट की वजह से वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहले ही समझो कि ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट है क्या। सेकेंड पॉइंट, ज़ीमन इफेक्ट एंड दूसरा है यहाँ पे स्टार्क इफेक्ट। ये क्या है, ये इफेक्ट क्या चीज़ समझा रहे हैं हम लोगों को, ठीक है बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। ज़ीमन इफेक्ट की, स्टार्क इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन आती है स्कूल एग्जाम में, आपके टीचर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है कि अगर जब सैंपल लिया जाता है, सैंपल का स्पेक्ट्रा लिया जाता है, लाइट जो है मान लीजिए पास करी किस में से, आपके सैंपल में से, और फिर वो प्रिज्म में पास की, बट अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आ जाए जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो स्पेक्ट्रा आएगा उसमें बहुत सारी और फाइन लाइंस ऐड हो जाएंगी, मेन लाइंस जो है फाइन लाइन में डिवाइड हो जाएंगी। तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो है आपका जो प्रेजेंट था एटम, उसका स्पेक्ट्रा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। ज़ीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस क्यों हो रही है, लाइंस इतनी ज़्यादा फाइन लाइन में डिवाइड क्यों हो रही हैं। तो उसको हम लिख देते हैं, ज़ीमन इफेक्ट की डेफिनेशन लिख देते हैं, the splitting of spectral lines into fine lines when experiment was conducted under influence of magnetic field,
ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अगर वहाँ पे होता है तो उसकी वजह से ऐसा हो गया, वहाँ पे जो है जो फाइन लाइंस में डिवाइड हुआ, स्प्लिटिंग हुई फाइन लाइंस में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज़ को एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाया था। एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है बच्चों? स्टार्क इफेक्ट इज़ द सेम थिंग, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। अगर सेम यही चीज़ हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो रही है फाइन लाइंस में, विच एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात हो रही है तो इसे हम कहेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट की डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, लर्न डेफिनेशन। मैं बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में आती है, स्कूल के टीचर्स दे देते हैं एग्जाम में इसको। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन था वो नहीं दे पाया था बोर, ठीक है, बोर वॉज नॉट एबल टू explain Zeeman and Stark effect। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रही हूँ कि जीमन और स्टार्क इफेक्ट की हमने बात कर ली, इसको याद कैसे करें? बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम मैग्नेटिक वाला कौन सा था और इलेक्ट्रिक वाला कौन सा था। देखो बच्चों, जीमन इफेक्ट MANR है, तो मैग्नेटिक में M से स्टार्ट होती है, मैग्नेटिक की स्पेलिंग जो है, तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि ये जो M है यहाँ से ये एक्सप्लेन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। और स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क रिलेटेड टू स्पार्क, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, स्पार्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे याद करोगे इसको? कैसे याद करोगे इसको? आप याद करोगे कि जीमन जो है MAN है स्पेलिंग में, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और स्टार्क इफेक्ट जो है वो स्पार्क जैसा वर्ड है मिलता जुलता, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये होगी बात जीमन इफेक्ट की एंड स्टार्क इफेक्ट की, ठीक है बच्चों। तो ये उसका एक ड्रॉबैक था। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब जो मॉडल जो एक्सप्लेन किया था बोर ने, उसमें उसने न्यूक्लियस की बात की, उसने ऑर्बिट्स की बात की, एनर्जी की बात की, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की, इन सब चीज़ों की बात की। उसने 3D मॉडल की बात नहीं की, ओनली 2D मॉडल एक्सप्लेन किया था। तो पॉइंट नंबर 3 इज ही एक्सप्लेन्ड 2-dimensional model but not 3-dimensional model, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2D मॉडल और 3D मॉडल जो है उस पर बात रही कि 2D मॉडल तो उसने एक्सप्लेन किया बट 3D मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसने 2D मॉडल में क्या क्या चीज़ें बताई। उसने बताया कि भाई न्यूक्लियस है सेंटर में, न्यूक्लियस की बात हुई, ऑर्बिट्स की बात हुई, ऑर्बिट्स को शेल्स कहा जाता है, इनकी बात हुई, उसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बात हुई, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हो रही हैं उनकी बात हुई, ठीक है, ये सारी बात हुई। तो उसने जो बताया मॉडल ऑफ एटम वो कुछ इस तरह सा था कि न्यूक्लियस तो बीच में है और साइड में क्या है, ऑर्बिट्स हैं, ऐसे उसने बताया। ये n = 1, n = 2, n = 3, इस तरह की कुछ बातें की थी, ठीक है। तो बोर ने जो एक्सप्लेन किया वो मॉडल कुछ इस तरह दिखता था, 2D मॉडल जो था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स? इन शेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो सारी चीज़ें बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो बताई थी, बोर ने एक्सप्लेन किया था। तो ये एक फ्लैट मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, नॉट 3D मॉडल, ठीक है। इस 2D मॉडल को क्या कहा गया? फ्लैट मॉडल, ठीक, फ्लैट मॉडल कहा गया। 3D मॉडल जो है वो नहीं माना गया इसको। तो 3D मॉडल जो था उसके अंदर ऑर्बिटल्स की बात आती है, वो जो हम अभी पढ़ते हैं आजकल, ठीक है। ऑर्बिटल्स ये सब एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, ऑर्बिटल्स नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। तो थर्ड हमारा पॉइंट हो गया है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये था कि जो
मॉलिक्यूल्स की शेप थी, बॉन्डिंग होगी, किस तरह के बॉन्ड्स बनेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स में, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग रिलेटेड जो बातें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग एलिमेंट्स की, ये सारी बातें नहीं हो पाई थी, ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग इसी चीज़ को कि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एक सेकेंड, he was not able to explain, क्या एक्सप्लेन नहीं किया उसने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की किस तरह शेप बनेगी मॉलिक्यूल्स की, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के टाइप्स क्या होते हैं, किस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स में, ये सारी बातें वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी में या डिफरेंट MOT थ्योरी में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं बता पाया था, तो ये भी उसका एक ड्रॉबैक जो है होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारा है कि बस वही बात है कि जो आपका नेक्स्ट वाला जो मॉडल होता है वो जिस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा और जो प्रीवियस मॉडल में नहीं थी, वो ड्रॉबैक तो हो ही जाएगा। जैसे जो चीज़ रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करी वो थॉमस नहीं कर पाया था, ठीक है, थॉमसन मॉडल में नहीं एक्सप्लेन हो पाई थी, तो वो उसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन या हिज मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे हमारे 5th मॉडल में, जो इससे आगे नेक्स्ट मॉडल होगा उसमें पढ़ने वाले हैं। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको वो नहीं समझ पाया था, इसको वो नहीं कर पाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट मॉडल में एक्सप्लेन करेंगे वैसे, तो आज जो हमने पढ़ा, हमने आज प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट जो थे, लिमिटेशंस थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं हम बोर्ड्स मॉडल की। अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बट आपका होमवर्क मैं दे देती हूँ आपको। होमवर्क क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को रीड करना है ये सारा बुक से, जो बुक आप फॉलो करते हो। ठीक है, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, आप रेफरेंस बुक जो फॉलो करते हो उसमें से इस आर्टिकल को, पूरे आर्टिकल को रीड करोगे। कम से कम आपको 1-1.5 पेज का तो है ये आर्टिकल पूरा का पूरा, तो इसलिए मैंने करा दिया क्योंकि कोई भी टॉपिक छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, फिर बच्चे कहते हैं मैं अपने बीच में पॉइंट स्किप कर दिया, टॉपिक स्किप कर दिया, तो मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो होमवर्क जो है वो आपने रेफरेंस बुक में से इसको रीड करना है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई मेहनत लगती है, कमेंट कर दिया करो प्लीज़। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.